हम लोग राजस्थान के परिचय पर हम लोग बात कर रहे थे, और राजस्थान के परिचय में हम लोगों ने जो जिले बने हैं सारे 41, है ना, हमने 41 जिलों की बात की। हमने नए 7 संभागों की हम लोगों ने बात की, है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। संभाग के बारे में कुछ आप लोगों को लिखना था, है ना, तो आप लोग लिख लीजिए फटाफट, मैं बोल देता हूँ। संभाग वाला रजिस्टर में सबने लिख लिया ना? ऐसा भी कोई वीर पुरुष है क्या, या कोई वीरांगना है जिसने लिखा नहीं हो? चलो, आप लोग लिखिए इसमें। राजस्थान में, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, लिखें आप, 30 मार्च 1949। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत लिखें 30 मार्च 1949, और इसके नीचे लिख लीजिए मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। संभाग, संभागों की संख्या डैश कर लिख लो 5। संभागों की संख्या डैश कर लिख लो 5। मतलब क्या हो गया कि जब संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई तब संभागों की संख्या 5 थी। संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 को शुरू हुई, जब हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे हीरालाल शास्त्री। इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर आगे लिखो, 1962, 1962, 1962 में संभागीय व्यवस्था, 1962 में संभागीय व्यवस्था समाप्त। संभागीय व्यवस्था समाप्त, और इसके नीचे लिख लो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है। ये सवाल आया हुआ है कि संभागीय व्यवस्था कब समाप्त हुई? 1962 में समाप्त हुई। किसके द्वारा की गई है? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा की गई है। ठीक है, फिर आगे लिखें, जनवरी, जनवरी 1987, जनवरी 1987, संभागीय, जनवरी 1987 में संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू। संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू, पुनः शुरू, पुनः शुरू, और मुख्यमंत्री लिख लीजिए हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। संभागों की संख्या 6। मतलब इन्होंने जब शुरू की तो संभाग कितने कर दिए इन्होंने? 6। फिर आगे लिखो आप, आगे लिखो आप, जून 2005, जून 2005 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर को, भरतपुर को नया संभाग, नया संभाग बनाया। संभागों की संख्या डैश कर लिख लो 7। संभागों की संख्या डैश कर लिख लो 7। संभागों की संख्या 7। फिर आगे लिखें आप लोग, अगस्त 2023, अगस्त 2023 में, अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए संभाग, 3 नए संभाग, 3 नए संभाग लिख लो, बांसवाड़ा संभाग,
सीकर संभाग, पाली संभाग, पाली संभाग बनाए, पाली संभाग बनाए। संभागों की संख्या 10, संभागों की संख्या 10, संभागों की संख्या 10। फिर लिखें आप दिसंबर 2024, दिसंबर 2024, दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा, सीकर व पाली, पाली संभागों को, संभागों को ललित के पंवार, ललित के पंवार, ललित के पंवार व मदन दिलावर, ललित के पंवार व मदन दिलावर के नेतृत्व में गठित, के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडलीय समिति, मंत्रिमंडलीय, मंत्रिमंडलीय समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर तीनों संभागों को निरस्त किया, तीनों संभागों को निरस्त किया, निरस्त किया। वर्तमान में संभाग डैश कर लिख लो 7, ठीक है। बाकी किस संभाग में वर्तमान में सर्वाधिक जिले हैं? हाँ, जोधपुर, जोधपुर में कितने हैं? 8। और किस संभाग में न्यूनतम जिले हैं? बीकानेर और कोटा, दोनों में कितने कितने हैं? 4-4, ठीक है। ये सारी जो चीजें, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। कौन सा संभाग है जिसको सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगती है? भरतपुर, भरतपुर संभाग को हमने देखा था 3 राज्यों की सीमा लगती है ना, जिसमें हमने देखा था कि हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों की सीमाएं लग रही थी, है ना, सर्वाधिक। और हमने ये भी देखा था कि ऐसा कौन सा संभाग था जो सर्वाधिक संभागों के साथ सीमा बनाता था। देखो सवाल को अच्छे से पढ़िएगा। यदि सवाल ये आ रहा है कि कौन सा संभाग सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है, तब उत्तर भरतपुर है, क्योंकि भरतपुर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है ना, हमने नक्शे में भी देखा था उसको, ठीक है। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। और कौन सा संभाग सर्वाधिक संभागों के साथ सीमा बनाता है, तब हमने बात की थी अजमेर संभाग जो है वो बाकी सारे 6 संभागों को सीमा बना रहा है। ये चीजें हम लोगों ने देख ली है ना। फिर हमने ये भी देखा था भाई कौन से संभाग हैं जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बना रहे हैं, है ना। तब हमने बीकानेर की भी बात की थी और हमने जोधपुर की भी हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। फिर कौन सा संभाग है जहां लिंगानुपात सर्वाधिक है, तब हम लोगों ने बात की थी किसकी? उदयपुर की हम लोगों ने बात की थी ना। ऐसी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग लिख चुके हैं, है ना। अब आप देखो कि संभाग की बात हुई, जिलों की बात हुई, और हमने जब पढ़ा था, समझो तुम बताओ 41वां जिला कौन सा है? सलूम्बर, है ना। अब कैसे पता लगा 41वां जिला सलूम्बर है? अल्फाबेट, अल्फाबेट में हम लोग देखते हैं 41 नंबर पर कौन आता है? सलूम्बर आता है ना। तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि अभी जिले कितने हमारे? 41 ही हैं, तो ऐसा पूछा जा सकता है 41वां बता दो कौन सा है। और यदि हम बात करें 34वां जिला, तो प्रेम 34वां जिला कौन सा है? बालोतरा, बालोतरा 34वां जिला। ऐसे क्या होता है? बालोतरा हम लोगों ने लिखा है क्योंकि अल्फाबेट में बी आ रहा है ना। तो बालोतरा जिला कौन सा हो गया था? 34वां जिला हो गया, क्योंकि 33 पहले थे, है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि अभी जिले कितने निरस्त कर दिए? 9 जिलों को निरस्त कर दिया गया है, जिसमें हमने केकड़ी की बात की, शाहपुरा की बात की, दूदू की बात की, गंगापुर सिटी की बात की, जयपुर ग्रामीण की बात की, जोधपुर ग्रामीण की बात की, अनूपगढ़ की बात की, केकड़ी की हम लोगों ने बात की, है ना।
नीम का थाना, है ना, जो बहुत चर्चा में था, इनकी हम लोगों ने बात की। और कोई बाकी रहा? सांचौर। सांचौर भी हम लोग देख रहे हैं कि पहले जिला बना और निरस्त हो गया ना, तो इन 9 जिलों को हम लोग देखते हैं कि निरस्त कर दिया गया था ना। वो कमेटी भी हम लोगों ने देखी थी, भाई ललित के पंवार ने समीक्षा की, और उसके बाद में मंत्रिमंडलीय कमेटी बनी। उसमें मदन दिलावर हुआ करते थे, हेमंत मीणा हुआ करते थे, कन्हैयालाल चौधरी हुआ करते थे, सुरेश रावत हुआ करते थे, और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हुआ करते थे, है ना। ये चीजें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। हाँ, अब 40वां कह रहा है फ्लो दी अल्फाबेट में ना, ये तकलीफ कर रहा है ना। हाँ, मैं सोच रहा था ये पी एच है, ये फ्लो दी ऐसे लिखा गया है ना। वो एफ, एफ वाला फ्लो दी नहीं, यहाँ पी एच है। पी एच है ना, जैसे कई ऐसे शब्द होते हैं, है ना, तो फ्लो दी ऐसे लिखा हुआ, पी एच से लिखा हुआ वो, ठीक है। इसलिए वो कहाँ चला गया है? एफ से नहीं है, एफ से नहीं है, पी एच से। इसलिए वो कितने नंबर पे चला गया है? 40 नंबर पे चला गया है। समझ रहे हो? 40 वाले की संभावना कम है, 41 पूछा जा सकता है, क्योंकि 41 हमारा लास्ट है। चलो, फिर आप देखो कि अब हमने स्थिति की देख ली, राजस्थान की स्थिति क्या है ना, राजस्थान का विस्तार क्या है, ये चीज हम लोगों ने देखी। एक चीज आप लोगों ने नहीं लिखी है, सर्वाधिक जिलों से सीमा कौन बनाता है, ये आप लोगों ने लिखा हुआ नहीं ना, तो एक लिखो आप, सर्वाधिक जिलों से, सर्वाधिक जिलों से सर्वाधिक जिलों से घिरे जिले, सर्वाधिक जिलों से घिरे जिले, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ते थे? पाली पढ़ते थे, है ना। पाली 8 जिलों से सीमाएं लगाया करता था, आज पाली है, लिखो एक तो पाली है ना। कितने जिलों से? 7, ब्रेक लो, 7 जिलों से सीमाएं लगा रहा है, ठीक है। अकेला होता तो हम सातों को सातों याद करते, अब हम नहीं करेंगे। फिर लिखो जयपुर, जयपुर भी 7 जिलों से सीमा लगा रहा है। फिर लिखो नागौर, नागौर भी 7 से ही। फिर लिखो चित्तौड़, चित्तौड़ भी 7 से ही, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया भाई सर्वाधिक जिलों से सीमाएं 4 जिलों की लगती है, ठीक है। अब ऐसा सवाल आएगा, पहले तो ऐसे सवाल आता था निम्न में से सर्वाधिक जिलों से, है ना। अब ऐसे बाकी क्या है कि मैप आपके पास 41 जिलों का है, आप लोग देख भी सकते हो कि किसकी सीमा किस किस से लगती है ना। तो ये 4 ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो सर्वाधिक जिलों के साथ, मतलब 7-7 जिलों के साथ में सीमाएं बनाने वाले हमारे जिले कितने हैं? 4 हमारे जिले, ठीक है, जिसमें चित्तौड़ है, जयपुर है, पाली है, और नागौर है। रहेगी बात ध्यान में, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। अब आप देखो एक बहुत कॉमन सवाल आता है, राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, है ना। तो हेडिंग लगा लो आप, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिखो अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार में लिखो आप 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांशों से, उत्तरी अक्षांशों से 30 डिग्री 12 मिनट, उत्तरी अक्षांशों से 30 डिग्री 12 मिनट। कौन से अक्षांश होंगे ये? उत्तरी रहेंगे या दक्षिणी हो जाएंगे? हाँ, ध्यान रखना, उत्तरी रहेंगे, है ना। ऐसे ऑप्शन में सवाल देते हैं कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांशों से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांशों तक, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने जब शुरू में बात की थी, राजस्थान क्या था आपके अक्षांशों के दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध में था, और देशांतरों के दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में था, है ना। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांशों से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो ये आप देखो, यहां से राजस्थान क्या हो रहा है, राजस्थान के अक्षांश शुरू हो रहे हैं, और यहां तक राजस्थान के जो अक्षांश है, राजस्थान का अक्षांश चल रहे हैं। समझ रहे बात को? फिर आप लिखो 69 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट
पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट 17 मिनट पूर्वी देशांतर पूर्वी देशांतर पूर्वी देशांतर। ठीक है, यहां तक हम लोग देखते हैं राजस्थान का क्या रहेगा, राजस्थान का विस्तार रहेगा। अब यदि जैसे कल हम लोगों ने बात की थी, अब यदि आपसे ये पूछे कि राजस्थान के यदि पूछा जाए 78 डिग्री 17 मिनट जो अक्षांश है वो किसको स्पर्श करता हुआ जाएगा, धौलपुर को स्पर्श करता हुआ जा रहा है। भाई ये हम लोग क्या है, कल ही हम लोगों ने बात की इस पे ना, तो धौलपुर को स्पर्श करेगा। अब एक सवाल आता है 69 डिग्री 30 मिनट किसको स्पर्श करेगा, जैसलमेर को स्पर्श करेगा। और जैसलमेर में पर्टिकुलर यदि जगह पूछ ले तो क्या था, कटरा गांव, है ना, कटरा गांव हम लोगों ने बात की थी, किस तहसील का, सम तहसील का, पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, तो अब आप देखो एक बार सवाल आया कि 70 डिग्री देशांतर किस जिले से गुजरता है, तो 70 डिग्री यहां से गुजरेगा ना, तो कौन सा जिला है, जैसलमेर से गुजरेगा। आपके 70 डिग्री देशांतर की जब हम बात करें तो वो गुजरेगा कहां से, जैसलमेर से होकर गुजरता है ना। इसी प्रकार से यदि देखा जाए तो राजस्थान के एकदम मध्य से गुजरने वाला जो देशांतर है ना, वो देशांतर कौन सा रहेगा, मध्य से गुजरने वाला देशांतर कौन सा रहेगा, 74 डिग्री देशांतर, सॉरी हाँ 74 डिग्री देशांतर। क्योंकि देशांतर जो है वो सीधी रेखाएं हैं और अक्षांश जो वो क्या है, आड़ी रेखाएं। तो राजस्थान के एकदम बीचों बीच से गुजरने वाला जो देशांतर है वो कितना है, 74 डिग्री। 74 डिग्री हम लोग देखते हैं कि ऐसा जो देशांतर राजस्थान के बीचों बीच गुजरता है। अब ये कितने जिलों से होकर के गुजरता है ना, तो 74 है ना, तो 74 को आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, 7 और प्लस में क्या हो गया 4, मतलब कितने जिलों से गुजरेगा, ये 11 जिलों से होकर गुजरता है। इसी प्रकार से यदि आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान का जो मध्यवर्ती अक्षांश है, तो बात समझ रहे हो ना, अक्षांश का मतलब आरडी लाइन, राजस्थान का जो मध्यवर्ती अक्षांश है वो कौन सा है, पहली बात तो ये है। तो मध्यवर्ती अक्षांश की जब बात करें तो ये कौन सा है आपके 27 डिग्री, 27 डिग्री अक्षांश राजस्थान के मध्य से गुजरता है। और ये कितने जिलों से गुजरता है, ये गुजरता है आपके 7 जिलों से। 27 है ना, तो 27 लास्ट वाले क्या देख लोगे 7, तो ये 7 जिलों से गुजरेगा। अभी अपन देखेंगे कौन कौन से हैं। और ये कितने जिलों से गुजरेगा, 11 जिलों से गुजरेगा। अब राजस्थान के अक्षांशों में यदि अपन बात करें, यदि आपसे ये पूछा जाए राजस्थान के अक्षांशों में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। हम लोग देखते हैं कि जो 23.5 डिग्री अक्षांश है ना, 23.5 डिग्री जिसको कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा हम लोग देखते हैं राजस्थान से गुजरने वाला सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश है ना। तो वो कहां से गुजरेगा, वो यहां से गुजरता है, वो यहां से गुजरता है ऐसे। तो अब आप देखो ये अक्षांश गुजर रहा है, यहाँ आप देखो डूंगरपुर है, यहाँ डूंगरपुर है, तो ये डूंगरपुर के बिल्कुल एकदम कहां से जा रहा है, दक्षिण से जा रहा है। मतलब ये डूंगरपुर की कौन सी सीमा बना रहा है, डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा बना रहा है। और यहाँ एक गांव जो भी पूछा गया चीखली, चीखली गांव है जो जिससे होकर के जा रहा है। ठीक है, और बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा के बिल्कुल ये कहां से जा रहा है, बांसवाड़ा के बिल्कुल ये मध्य से जा रहा है। देखो बांसवाड़ा को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, बांसवाड़ा को दो भागों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। बांसवाड़ा के मध्य से हम लोग देखने जा रहा है। अभी एक सवाल पूछा गया कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा है, तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा है, कुशलगढ़। कुशलगढ़ किसमें, बांसवाड़ा में ही है। तो ये क्या है, कुशलगढ़ सबसे नजदीक शहर है। अब यदि ये कहा जाए कि सबसे दूर शहर कौन सा है इससे, तो सबसे दूर वाले शहर की बात करें तो दूर कौन सा है, गंगानगर। सबसे दूर इससे शहर की बात हो रही है, गांव की बात नहीं हो रही है। सबसे दूर जो शहर है वो कौन सा है, गंगानगर है। और सबसे नजदीक इसके शहर कौन सा है, कुशलगढ़ है। ठीक है, एक बार ये सवाल भी पूछ लिया गया कि राजस्थान में देखो कर्क रेखा की लंबाई ही क्यों पूछी, क्योंकि कर्क रेखा में आपको बता रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश है राजस्थान से होकर के गुजरने वाला। तो ये जो दूरी है, ये दूरी भी एक बार पूछ ली गई, तो ये दूरी कितनी है आपके 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर हम लोग देखते हैं कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है। हालांकि कर्क रेखा पूरे भारतवर्ष में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, उसमें से एक राज्य कौन है, एक राज्य राजस्थान है।
और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो लंबाई है वो लंबाई आपकी कितनी है, 26 किलोमीटर हम लोग देख रहे हैं लंबाई है। अब आप देखो कि राजस्थान की जब हम बात करें, आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान का जो जलवायु है, राजस्थान का जलवायु किस प्रकार का है, वो निर्धारित करने वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा है। वो निर्धारित करने वाली रेखा कौन सी है आपके, कर्क रेखा है। ठीक है, हम लोग जो बात करते हैं उष्ण कटिबंध की, तो उष्ण कटिबंध कहां से कहां तक रहता है, जब हम लोग बात करते हैं ग्लोब में, तो आपके देखो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और इसके ऊपर 23.5 में कौन सी रेखा हो गई है, कर्क रेखा, और इसके 23.5 दक्षिण में कौन सी रेखा हो गई है, मकर रेखा। और ये जो दोनों रेखाओं के मध्य जो बनता है कटिबंध, उसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। ठीक है, अब आप देखोगे जैसे कलेक्टर होता है, कलेक्टर से नीचे हम लोग देखते हैं कि उप जिला कलेक्टर, निदेशक, उप निदेशक, ऐसे लगाते हैं ना। तो ये क्या है, उष्ण। अब उष्ण के एकदम बिल्कुल पास वाला क्या हो जाएगा, उप तो लगेगा ही, और साथ में क्या लगेगा, उष्ण। तो राजस्थान का जो जलवायु है वो किस प्रकार के कटिबंध में है, उपोष्ण कटिबंध में है। ये निर्धारित करने वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा। इसीलिए इतना क्या हो चुका, इतनी कर्क रेखा महत्वपूर्ण हो जाती है। समझ रहे बात को। अब आप देखो कि एक चीज हम लोगों ने देखी है कि ये तो बीच में से गुजरने वाला है इसका देशांतर, और ये बीच में से गुजरने वाला है इसका अक्षांश। अब ये दोनों जो हैं, अब ये दोनों आपस में कटते किस जिले में है, नागौर के अंदर। इन दोनों का जो मिलन है, इन दोनों का मिलन कहाँ हो रहा है, इन दोनों का मिलन हो रहा है नागौर के अंदर, है ना। और नागौर में यदि हम लोग बात करें, है ना, नागौर में यदि हम लोग देखें, ये जो पर्टिकुलर ये जो जगह है, पर्टिकुलर इस जगह की यदि हम बात करें, ये बात नहीं करने देगा, ठीक है। तो आप देखो कि पर्टिकुलर ये जो जगह है, ये जगह आपकी कौन सी है, लाम्पो लाई। लाम्पो लाई गांव है कहाँ का, नागौर। उसमें से एकदम दोनों जो हैं मध्यवर्ती अक्षांश और मध्यवर्ती देशांतर वहां से होकर के गुजरते हैं। समझ रहे बात को। तो ये आप देखो कि इनको और यदि अपने देखें विस्तार से, तो आप देखो कि ये देखो बीच में कौन सा गांव हो गया आपके, लामपुलाई गांव हो गया है। और ये सारी की सारी हमारी रेखाएं कौन सी है, ये सारी की सारी देशांतरीय रेखाएं हैं, है ना। ये आप देखो कि 78 डिग्री जो रेखा है, 78 डिग्री रेखा यदि आपसे कोई पूछे कहाँ से गुजरती है, तो कहाँ से गुजरेगी, धौलपुर में, है ना। यदि आपसे पूछे कोई 70 डिग्री कहाँ से गुजरती है, तो ये कहाँ से गुजर रही है आपके, जैसलमेर से हम लोग देख रहे हैं 70 डिग्री गुजर रही है। और एकदम ये बीचों बीच से जो गुजरने वाली रेखा है, ये आपकी कौन सी है, 74 डिग्री। बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा कौन सी होगी आपके, 74 डिग्री जो रेखा है, ये हम लोग देख रहे हैं कि गुजर रही है आपके बीचों बीच से। ये हमारी देशांतरीय क्या हो गई, ये हमारी देशांतरीय स्थिति है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देखो कि ये आप देखो कि इसमें जब हम बात करें, तो ये हमारी स्थिति कौन सी हो गई है, ये हमारी स्थिति हो गई है अक्षांशीय, है ना। हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था भाई, 23 डिग्री 12 मिनट से हम लोगों ने शुरू किया। फिर आप देखो कि 24 है, 25 है, 26 है, और ये कौन सा हो गया आपके 27। ये हम लोग देख रहे हैं कि है आपके 27, और 27 गुजर रहा है एकदम बीचों बीच से। 27 एकदम बीचों बीच से गुजर रहा है ना। और 27 में जिले कितने, 7, एकदम ट्रिक लेकर आया, 27 में 7, और 74 में 7 और 4 11। ठीक है, 7 और 4 कितने हो गए आपके 11। अब इसमें यदि हम लोग देखें, तो आप देखो कि जो जिले जो हैं, है ना, जिले हम लोग देखते हैं, ये एक हो गए आपके जैसलमेर, है ना, एक हो गए आपके नागौर, एक हो गए आपके जयपुर, एक हो गए आपके दौसा, और एक हो गए आपके भरतपुर। ठीक है, ये हो गए, कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गए। अब क्या हो गया है, अब 5 तो हम लोग देख रहे हैं आपके ये हो गए। अब जो नए जो जिले हैं, अब आप देखो कि जैसलमेर से होकर के जा रहा है ना, तो यहाँ एक जिला और बना है नया, कौन सा, फलोदी। यहाँ एक जिला जा रहा है, वो कौन सा हो गया आपके, फलोदी। और अब आप देखो कि नागौर से जा रहा है, तो नागौर के पास में एक जिला बना है, कौन सा, डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन हम लोग देखते हैं। तो ये जिले कितने हो गए आपके 7। इन 7 जिलों से होकर के
आपकी मध्यवर्ती। भाई आप देखो क्या है कि वो जमाना गया जब आपसे केवल राजस्थान की अक्षांश स्थिति क्या है, अपने 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट, इतने में हमारा काम हो जाता था। अब यदि ऐसे नहीं पढ़ोगे तो काम हो जाएगा, है ना, तो काम नहीं हो, इसलिए ये जो चीजें, ये चीजें आप लोगों को पढ़नी जरूरी है। समझना बात को। तो बीच में से गुजरने वाला जो आपका देशांतर है, सवाल को ढंग से पढ़ना, देशांतर पूछ रहा है, अक्षांश पूछ रहा है, ठीक है, इससे भी समस्या हो जाती है ना। जैसे रीट में ही एक सवाल आया था, रीट में सवाल आया था कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, ये सवाल आया था ये, और पहला ऑप्शन था चेतक। ये लोगों ने चेतक किया है, ठीक है, और बाद में वो क्या है कि महाराणा प्रताप चेतक, महाराणा प्रताप चेतक, एकदम बिल्कुल क्या है कि सेट है ये, ठीक है। और उसने पूछा था नाम किसका, हाथी का। प्रश्न बनाने वाला भी कमाल का व्यक्ति था, बनाने वाले वैसे ही कमाल के ही होते हैं, है ना, इसलिए बनना नहीं चाहिए। तो उसने चौथा जो ऑप्शन है ना वो रखा हुआ था राम प्रसाद। तो राम प्रसाद तक पहुंच गया, उसको प्रसाद मिल गया सिलेक्शन का, और जो नहीं पहुंचा वो अभी भी घूम ही रहा है, ठीक है। तो सवाल को अच्छे से पढ़ें आप लोग। चलो, तो अब ये हमारी रेखा कौन सी हो गई है, ये हमारा 27 डिग्री हो गया है, देखिए बात ध्यान में, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखें आप लोग। अब देखो कई बार क्या रहता है, कई बार सवाल जैसे पूछता है कि 29 डिग्री अक्षांश गुजरता है, ठीक है। अब ऐसा सवाल आया, अब हमने क्या है कि मैप से इसको देखा हुआ है, तो अब 29 डिग्री कहां से गुजरता है, ठीक है। अब क्या है कि यदि किसी ने मैप से किया हुआ ना, तो उसमें वो ऑप्शन यदि इस प्रकार के देगा ना, तो दूर दूर को ऑप्शन देगा। एक वो ऑप्शन देगा आपको उदयपुर, चित्तौड़, है ना, उदयपुर दे देगा आपको, उदयपुर के पास में आपको चित्तौड़ दे देगा। एक ऑप्शन देगा आपको बाड़मेर, पाली, है ना। एक ऑप्शन वो आपको दे देगा नागौर, डीडवाना, और एक ऑप्शन वो आपको देगा गंगानगर, हनुमानगढ़। तब ये तो पता होना चाहिए भाई, एकदम बिल्कुल जो ऊपर ही ऊपर होगा वो क्या होगा, 29 होगा। अब क्या है कि उत्तरी अक्षांश अपने पढ़ते तो हैं, लेकिन यही नहीं पता होता है कि 23 डिग्री यहां से शुरू होगा, 23 डिग्री 3 मिनट, और यहां जाकर के क्या होगा वो 30 डिग्री 12 मिनट। जैसे मैंने आपको कल बताया था ना, यहाँ एक बिंदु आया और पूछा कि बताओ ये दुर्ग कौन सा है। अब पढ़ा हुआ था गागरो दुर्ग है झालावाड़ का, लेकिन ये नहीं पता था कि झालावाड़ कहाँ है। तो ये नहीं पता तो समस्या होगी, बात को समझ रहे हैं ना। तो आप देखो कि यूं हमारे जो अक्षांश है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें यदि अपन बात करें तो यूं हमारे जो अक्षांश देशांतर जो है यूं हमारे बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए देखो 70 डिग्री हमेशा पूछा जाता है। अब 70 डिग्री में क्या याद करना है, मैप, हाँ मैप में देखना आपको, मैप में यदि देखोगे तो 70 डिग्री हमेशा ही आपको कहाँ मिलेगा, जैसलमेर में मिलेगा, नहीं तो समस्या हो जाएगी, है ना। और 78 डिग्री हमेशा ही आपको कहाँ मिलेगा, धौलपुर में ही आपको 78 डिग्री मिलेगा, ठीक है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखो। फिर आप देखो कि आपका 27 तो हमने देख लिया, अब जो 74 जो है, 74 कहाँ से होकर के जाएगा, 74 में 11 ना, तो ये आपके 11 कौन से हैं, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, और आपके चूरू है। और नागौर में से तो होकर के जाएगा ही, क्योंकि नागौर तो बिल्कुल एकदम क्या है, बीचों बीच है। अब उसके बाद में नागौर के बाद में ब्यावर है, ब्यावर के बाद में राजसमंद, फिर उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, और आपके क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। ये आप 11 11 ध्यान रखोगे। एक नागौर ध्यान रखना, वे नागौर में से होकर के जाएगा। अब नागौर के ऊपर जो हमारे बीकानेर संभाग के चारों जो जिले हैं वो चारों को चारों आ जाएंगे, गंगानगर आएगा, हनुमानगढ़ आएगा, बीकानेर आएगा, और चूरू आएगा। और 5वें नंबर पे आप किसको देख लोगे, 5वें नंबर पर आप देख लोगे नागौर को, ठीक है। फिर नागौर से नीचे चले जाओ, नागौर से नीचे जाओगे तो एक आ जाएगा आपके ब्यावर, ब्यावर से नीचे जाओगे तो क्या आ जाएगा, राजसमंद, राजसमंद के बाद हम लोग देखेंगे क्या आएगा, उदयपुर, उदयपुर के बाद में सलूम्बर, सलूम्बर के बाद में डूंगरपुर, और फिर क्या आ जाएगा, बांसवाड़ा। ये एकदम बिल्कुल सीधी सीधी लाइन है, ठीक है, सीधी सीधी लाइन है, जिसको आप लोग ध्यान रखोगे। और आप ध्यान किससे रखोगे, आप ध्यान रखोगे नागौर से, क्योंकि अभी आप लोग इतनी देर से बात कर रहे हो कि नागौर जो है, नागौर में आपको ये जो अक्षांश और देशांतर है वो क्या करते हैं, काटते हैं। तो इसका मतलब नागौर से तो होकर के आएगा, ये एक बात तो क्या है तय। अब नागौर से होकर आ रहा है ना, तो ऊपर हमारे बीकानेर वाले क्या आ जाएंगे, चारों आ जाएंगे। यहाँ हम लोग देखते हैं क्या आ जाएगा आपके गंगानगर, फिर क्या आ जाएगा हनुमानगढ़, बीकानेर, और क्या आ जाएगा चूरू, बस ये आगे सीधे सीधे। अब नागौर आ गया, नागौर के बाद में क्या आ जाएगा आपके ब्यावर, ब्यावर के बाद में
राजसमंद, फिर आ जाएगा आपके उदयपुर, उदयपुर के बाद में सलूम्बर, फिर आ जाएगा आपके डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में आ जाएगा आपके बांसवाड़ा। हो गए क्या 11? कोई बचा है क्या? ये देखो, ठीक है। ऊपर वाला हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर क्या आ जाएगा? नागौर, नागौर के बाद में नया, नया क्या है? ब्यावर, है ना। नागौर के बाद में नया, नया क्या हो गया आपके? ब्यावर, नया ही है। फिर हो जाएगा आपके राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, है ना। तो ये अक्षांशों को लेकर के कुछ चीजें हैं जो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। रहेगी चीजें ध्यान में, है ना। तो इसको आप लोग नोट करो, स्पीड से करो। ये लिख लिया आप लोगों ने? चलो आगे लिखिए अब आप लोग। ये तो हमने लिख लिया। फिर आप लोग लिखो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा, अर्थात कर्क रेखा, कर्क रेखा डूंगरपुर, डूंगरपुर के दक्षिण, डूंगरपुर के दक्षिण, ब्रैकेट लिख लो चीखली गांव, डूंगरपुर के दक्षिण, ब्रैकेट देखो चीखली, ब्रैकेट लिख लो चीखली गांव, डूंगरपुर के दक्षिण से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के मध्य, बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। अब इस सवाल आता है कि कर्क रेखा राजस्थान में कितने जिलों को टच करेगी? दो हो गए ना, एक डूंगरपुर हो गया, एक क्या हो गया? बांसवाड़ा हो गया। आगे लिखो कर्क रेखा की लंबाई, कर्क रेखा की लंबाई डैश कर लो 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, ठीक है। और एक आप देखो कि यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो आपके माही नदी है, माही नदी को भी क्या करती है? 2 बार काटती। यहाँ लिख लो माही नदी को 2 बार काटती, माही नदी को 2 बार काटती, 2 बार काटती। नेक्स्ट, कर्क रेखा के कारण, कर्क रेखा के कारण ही, कर्क रेखा के कारण ही राजस्थान उपोषण, राजस्थान उपोषण कटिबंध, उपोषण कटिबंध में स्थित, उपोषण कटिबंध में स्थित। और अब आप देखो कि कौन सा जिला है जिसका जलवायु उष्ण कटिबंधीय भी है? बांसवाड़ा, क्योंकि बांसवाड़ा उससे क्या थोड़ा बाहर है। तो लिखो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के कई भागों का जलवायु उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। नेक्स्ट, कर्क रेखा के, कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर, सर्वाधिक नजदीक शहर डैश कर लिखो कुशलगढ़, सर्वाधिक नजदीक शहर लिखो कुशलगढ़। सर्वाधिक दूर, सर्वाधिक दूर लिखो गंगानगर, सर्वाधिक दूर लिखो गंगानगर, सर्वाधिक दूर गंगानगर। नेक्स्ट लिखो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर, जैसलमेर से गुजरता, जैसलमेर से गुजरता। नेक्स्ट 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, देशांतर जो भी होगा वो क्या होगा? पूर्वी होगा। अक्षांश जो भी होगा वो उत्तरी होगा। फिर लिखें आप 74 डिग्री पूर्वी देशांतर
राजस्थान के मध्य 74 74 डिग्री देशांतर राजस्थान के मध्य से गुजरता, ठीक है। इसमें मध्य से गुजरता ये 11 जिलों, ये 11 जिलों से गुजरता। नाम लिख लो। ये सवाल आ सकता है किस में से गुजरता है, किस में से नहीं गुजरता है, क्योंकि महत्वपूर्ण है ये। गंगानगर हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, कलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नेक्स्ट लिखो। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, राजस्थान के मध्य से गुजरता, जिलों की संख्या लिख लो 7, जिलों की संख्या 7 और नाम लिख लो। जैसलमेर, फलोदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर, दौसा, भरतपुर। जयपुर, दौसा, भरतपुर। नेक्स्ट लिखें। मध्यवर्ती, लिख लिया ना नाम। मध्यवर्ती अक्षांश व देशांतर, नागौर, नागौर के लांपोलाई, में मिलते हैं, ठीक है। ये चीज हुई हमारे बीच में। फिर आप देखो कि कर्क रेखा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप देखो कि कर्क रेखा पर सूर्य सबसे सीधा कब चमकता है? 21 जून को। 21 जून को हम लोग देखते हैं सूर्य बिल्कुल एकदम क्या चमकेगा? सीधा चमकेगा। तो अब आप देखो कि सूर्य जब सीधा चमकेगा तो सूर्य की सीधी जो रेखा है वो राजस्थान के किस जिले पर गिरेगी? बांसवाड़ा पर गिरेगी। अब आप देखो कि जब सीधी बांसवाड़ा पर गिरी तो सबसे तिरछी कहां गिरेगी? गंगानगर में। तो ये जो तिरछेपन का जो क्रम है, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे किसकी तरफ? गंगानगर की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे। जैसे आप देखो कि ये ऑप्शन आता है कि राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक सीधी किरणें गुजरती है, तो हम लोग कर देते हैं बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा यदि ऑप्शन में नहीं होगा तो डूंगरपुर होगा। फिर बांसवाड़ा यदि ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपके क्या हो जाएगा? फिर हम लोग देखते हैं कि हो जाएगा आपके डूंगरपुर हो जाएगा, ठीक है। अब डूंगरपुर भी यदि ऑप्शन में नहीं है और प्रतापगढ़ है तो फिर प्रतापगढ़ होगा। ये यदि ऑप्शन है तो फिर उदयपुर होगा, है ना। तो यहां हम लोग देख रहे हैं दक्षिण में सीधी रेखाएं गिर रही है, और जैसे जैसे हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे किरणों की संख्या क्या हो जाएगी? तिरछी हो जाएगी, है ना। अब यदि गंगानगर ऑप्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़ यदि ऑप्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा? बीकानेर, चूरू, है ना। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं सूर्य का जो तिरछापन है जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ आएंगे बढ़ता जाएगा, और दक्षिण की तरफ जैसे जैसे हम लोग आएंगे वैसे क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। और 21 जून को एक तो हमारे योग दिवस मनाया जाता है,
तो 21 जून को हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और आप देखो कि 21 जून की और क्या विशेषता है? सबसे बड़ा दिन। ठीक है, सबसे बड़ा जो दिन है वो 21 जून है। अब आप देखो कि सबसे बड़ा दिन हो गया तो रात उस दिन क्या हो जाएगी? छोटी। तो राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब आएगा? 21 जून। और सबसे छोटी रात भी क्या रहेगी? 21 जून को रहेगी। अब इसी प्रकार से तुम बात करें, सबसे छोटा दिन कब रहेगा? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। तो रात जब सबसे छोटी तो क्या हो जाएगा? रात सबसे बड़ी है तो दिन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। दोनों बराबर बराबर वाली स्थिति कब रहेगी? 21 सितंबर को। 21 सितंबर को हम लोग देख रहे हैं कि दिन और रात दोनों की अवधि लगभग क्या रहती है? बराबर रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखो कि जो सूर्य है, अभी हम लोगों ने बात की यहाँ कि ये हमारी रेखा कौन सी? भूमध्य रेखा, है ना। अभी सूर्य जब सीधा यहाँ आ जाता है किसके ऊपर? कर्क रेखा के ऊपर। कर्क रेखा के ऊपर आने के बाद में सूर्य क्या हो जाता है? सूर्य हो जाता है दक्षिणायन। दक्षिणायन का मतलब है अब सूर्य किस तरफ जा रहा है? दक्षिण की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब आप देखो कि सूर्य जो है यूं होता हुआ बिल्कुल कहाँ चला जाता है? दक्षिण में चला जाता है। और दक्षिण में चला जाता है तो अब आप देखो कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से सबसे क्या हो गया? दूर हो गया। अब कर्क रेखा से दूर होते ही उस वो जो दिन है वो दिन क्या हो गया? छोटा। और वो दिन होता है कब का? 22 दिसंबर। मतलब कि 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत कहाँ है? सूर्य लंबवत है मकर रेखा पर। तो उस दिन हमारे यहाँ भाई सूर्य क्या हो जाएगा? पहले छिप जाएगा। तो दिन क्या हो गया? छोटा। तो रात क्या होगी? बड़ी, है ना। सितंबर में हम लोग देख रहे हैं कि जो सूर्य की स्थिति है सितंबर में कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। तो उस दिन दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, और 21 जून को क्या रहता है? 21 जून को हम लोग देखते हैं किस दिन? नो शेडो डे भी होता है ना। मतलब क्या रहा कि कुछ समय ऐसा आता है तब हमें हमारी परछाई दिखती नहीं है। नो शेडो, शेडो का मतलब है परछाई, छाया। तो छाया नहीं बनती है कुछ समय के लिए। जब सूर्य एकदम क्या आ जाता है? ऊपर आ जाता है, तब छाया बनती नहीं है। समझ रहे बात को? लिखो आप 21 जून। 21 जून को 21 जून को सूर्य सूर्य कर्क रेखा पर सीधा, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। सीधा चमकता है, सीधा चमकता है। बांसवाड़ा में सूर्य की बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी, सर्वाधिक सीधी व गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी, गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी होती है, होती है। ठीक है, यही लिख लो आप। सूर्य का तिरछापन, सूर्य का तिरछापन उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ बढ़ता है वह दक्षिण की तरफ घटता है, दक्षिण की तरफ घटता है, घटता है। 21 जून को 21 जून को नो शेडो जोन, 21 जून को नो शेडो जोन, नो शेडो जोन भी बनता है, नो शेडो जोन भी बनता है दोपहर के समय, दोपहर के समय परछाई, दोपहर के समय परछाई नहीं बनती है, नहीं बनती है, नहीं बनती है। फिर आप लोग लिखो सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन 21 जून।
सबसे छोटी रात 21 जून, 21 जून। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर। दिन व रात बराबर 21 सितंबर। दिन व रात बराबर, लिख लो आप, 21 सितंबर। 21 सितंबर। ठीक है, ये चीज हुई हमारे, जिसमें हमने अक्षांश और जो देशांतर है, अक्षांश और देशांतरों हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है, ऐसे सवाल आपके खूब बनते हैं यहाँ से। दिन व 21 सितंबर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, एक और 23 मार्च। हाँ, क्योंकि भूमध्य 2 बार आएगा ना। बिल्कुल। देखो हम भी 2 बार लेकर गए ना, ये रहा। ठीक है, 2 बार यही। चलो, तो अब आप देखो ये चीज हुई हमारे बीच में। तो हमने राजस्थान की अक्षांश स्थिति देख ली, राजस्थान में जिले और संभाग देख लिए, राजस्थान की स्थिति हम लोगों ने देख ली। अब आप देखो कि एक है राजस्थान का आकार, है ना, राजस्थान का आकार कैसा है। तो राजस्थान के आकार की बात करें तो राजस्थान हम लोग देखते हैं कि एक तो राजस्थान के लिए कहा जाता है कि राजस्थान पतंगाकार है, और क्या कहा जाता है, विषम कोणीय चतुर्भुज भी राजस्थान को कहा जाता है। ठीक है, और राजस्थान की आकृति के बारे में सबसे पहले बताने वाला जो व्यक्ति वो कौन था, T.H. हैंडले, है ना। तो लिखो, राजस्थान की आकृति, है ना, देखो पतंग के जैसा ही है ना। देखिए आप, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार, पतंगाकार। फिर लिखो आप, राजस्थान की आकृति के बारे में, राजस्थान की आकृति के बारे में सबसे पहले T.H. हैंडले, T.H. हैंडले ने बताया, T.H. हैंडले ने बताया। ठीक है, अब यदि आपसे T.H. हैंडले ने बताया, अब यदि आपसे ये सवाल यदि पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा जिला लगभग राजस्थान के जैसा है, तो आप देखो कि वो जिला आपके क्या हो जाएगा, टोंक। ये देखो, ये लिखा हुआ टोंक, ये वाला टोंक है ना। एकदम बिल्कुल सिमिलर नहीं है, लेकिन टोंक भी पतंगाकार है और राजस्थान भी कैसा है, पतंगाकार है। लिखो आप, राजस्थान की आकृति से, राजस्थान की आकृति से मिलता जुलता जिला, डैश कर लिख लो टोंक, डैश कर लिख लो टोंक, और टोंक के ब्रैकेट लिख लो पतंगाकार। ठीक है, पतंगाकार। अब कुछ जिलों का आकार है वो आप लोग लिख लीजिए। प्यालाकार, प्यालाकार सिक्कर, प्यालाकार सिक्कर। ऑस्ट्रेलिया जैसा उदयपुर, तिलक जैसा राजसमंद है, ऑस्ट्रेलिया जैसा उदयपुर,
और जैसलमेर में लिखो आप अनियमित बहुभुज, अनियमित बहुभुज, अनियमित बहुभुज, घोड़े की नाल जैसा, चित्तौड़, चित्तौड़, और आयताकार लिख लो भीलवाड़ा, आयताकार लिख लो भीलवाड़ा। ठीक है, अब आप देखो ये जो चीजें है ना, ये चीजें जो पुस्तकें हैं उनमें लिखा हुआ है ना। ऑस्ट्रेलिया जैसा उदयपुर, हालांकि अब ऑस्ट्रेलिया से सलूम्बर हम लोग देख रहे हैं क्या हो गया है, अलग हो गया है, तो इसलिए अब इसकी आकृति बदल चुकी है, लेकिन पुस्तकों में आपको ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो राजस्थान की आकृति आपको किस प्रकार की मिल रही है, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। ठीक है, ये चीजें आप इसमें थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। हाँ, लिख रहे हो क्या, लिख लो। लिख लिया, चलो फिर आप देखो कि अब आपको एक मैंने पेज दिया हुआ है, उस पेज पर हम इन सब पर बात करेंगे हम लोग, है ना। जैसे जयपुर है, जयपुर के लिए कुछ चीजें हैं, जैसे है ना, देखो कई बार इतना साधारण होता है लेकिन हमें पता नहीं होता है ना, और 2 नंबर का सवाल आता है, 2 नंबर का सवाल हमारा गलत हो जाता है ना, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे जयपुर शहर है, इसको पूर्व का पेरिस कहा जाता है, सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा शहर, सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा शहर, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि जिस प्रकार से सिंधु सभ्यता बसी हुई है उसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, हालांकि सारे नगरों को नहीं काटती है, लेकिन एक कॉमन बात बनी हुई है कि सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं वो एक दूसरे को जो सड़कें हैं सिंधु सभ्यता की एक दूसरे को सड़कों पर काटती है ना। तो आप देखो कि सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ शहर गुलाबी नगरी, है ना। अभी गुलाबी नगरी कहने लग गए इसको, लेकिन आप देखो कि जब जयपुर का कलर आप देखते हो तो क्या पिंक है क्या, हालांकि कहा जाता है पिंक सिटी, वो कह दिया और वो चल रहा है बस, पिंक सिटी कहते हैं। पिंक जो कलर होता है, पिंक तो जानते ही हैं सारे, है ना। तो क्या पिंक कलर है क्या जयपुर का, नहीं है। जयपुर का जो कलर है वो गेरुआ है, गेरुआ रंग है। ठीक है, लेकिन भाई आप लोग यदि देखें जयपुर, आप में से सारे लोग गए हुए होंगे ही, तो जयपुर आप लोगों ने देखा है ना, ये पुराने शहर की बात हो रही है, तो पुराना शहर आप देखो कि गेरुए रंग का है, ना कि पिंक सिटी है, लेकिन इसको पिंक सिटी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गुलाबी नगरी, रत्न नगरी, रत्न नगरी क्यों कहते हैं, क्योंकि रत्न का काम वहां ज्यादा होता है। ठीक है, हीरे जवाहरातों का शहर, आइलैंड गैलरी, हेरिटेज सिटी, है ना। ये सारे जो नाम है, ये सारे नाम आप लोगों को याद रखने हैं भाई। फिर आप देखो कि अलवर के लिए इसको पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है, स्कॉटलैंड शराब के लिए जाना जाता है, और हम लोग देख रहे हैं कि जो अलवर है, अलवर का शराब उत्पादन में अच्छा स्थान है ना, इसलिए राजस्थान का इसको स्कॉटलैंड कहा गया। राजस्थान का इसको सिंह द्वार इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर है भरतपुर, भरतपुर को राजस्थान का, पूर्वी राजस्थान का इसको प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, फिर टोंक है, टोंक को नवाबों का शहर कहा जाता है ना, और टोंक नवाबों का शहर इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ रियासती काल में जब प्रिंसली स्टेट का जमाना हुआ करता था, तब टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत हुआ करती थी। ठीक है, इसको नवाबों का शहर कहा जाता है। बूंदी जो है, बूंदी को पावड़ियों का शहर कहा जाता है ना। ऐसे सवाल आ जाते हैं कई बार, भाई सवाल तो चाहे कठिन आएगा चाहे सरल आएगा, 2 ही नंबर का आएगा, और यदि कठिन सवाल आपका गलत हो जाता है तो ज्यादा समस्या नहीं होती है, क्योंकि वो तो बहुत सारे लोगों का गलत होता है, लेकिन यदि सरल सवाल आपका गलत हो जाता है तो उसका भुगतान आपको करना पड़ता है। इसलिए इस प्रकार के सवाल कभी भी गलत नहीं होने चाहिए,
ये तो ऐसे सवाल हैं कि हमें कोई रात्रि में भी यदि पूछे ना नींद से उठा करके कि बताओ बावड़ियों का शहर कौन सा है, तो आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए? बूंदी निकलना चाहिए। हेरिटेज सिटी यदि आपको कोई कहे तो आपके मुंह से जयपुर ही निकलना चाहिए। नवाबों का शहर आपके मुंह से टोंक ही निकलना चाहिए। जो नवाबों का शहर बूंदी करके आएगा तो क्या वो सिलेक्शन होने पर बूंदी बांटेगा क्या? नहीं बांटेगा। ठीक है, समस्या हो जाएगी। तो इसको आप लोग ध्यान रखें। फिर आपके वराह नगरी का आ गया 12 को। कोटा राजस्थान का कानपुर है, राजस्थान की शिक्षा नगरी है, उद्योगों का नगर है, औद्योगिक नगरी है। झालावाड़ राजस्थान का नागपुर है, क्योंकि आप देखो कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि संतरों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। फिर है नागौर, नागौर धातु नगरी है, पशु मेलों का शहर है। चित्तौड़ राजस्थान का गौरव है। ठीक है, चित्तौड़ राजस्थान का गौरव कहा गया है। चित्तौड़ का एक नाम आपको खिजराबाद भी मिलता है, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय हो गया था। ठीक है, फिर चित्तौड़ को आपके क्या कहा गया है? चित्रकूट भी कहा गया है ना। अब इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को क्या है कि ये याद रहे फैक्ट, बस इसलिए अपन बात कर रहे हैं। अब भैंसरोडगढ़ जगह कहाँ की? भैंसरोडगढ़ जगह है चित्तौड़ की, है ना। तो भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहा गया है ना। ये जगह है आपके रेढ़ है, ये रेढ़ जगह है टोंक की। इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा गया है। ठीक है, भीलवाड़ा वाला तो सवाल बहुत आता है। अब्रक नगरी, टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी, है ना, ये कहा गया है भीलवाड़ा को। राजस्थान का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर जगह है इंग्लैंड की, वो भी वस्त्र उद्योग के लिए जानी जाती है। ठीक है, फिर है बांसवाड़ा, 100 द्वीपों का शहर, है ना। ये आप देखो कि ये जो 100 द्वीपों का शहर है, ये रीट में सवाल आया था, और इसको मेरा एक बहुत अच्छा विद्यार्थी था, उसको गलत करके आ गया था, है ना। फिर उसको अगली बार देना पड़ा रीट, है ना। तो 100 द्वीपों का शहर कौन सा है? बांसवाड़ा। ये बहुत सरल चीजें हैं। राजस्थान में प्रथम, है ना, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये चीजें तो याद होनी ही चाहिए आपको, है ना। ये किसी भी एग्जाम में क्या कहा जाती है, फिर समस्या हो जाती है। फिर है डूंगरपुर, डूंगरपुर को क्या कहा गया है? आपके पहाड़ों की नगरी कहा गया है डूंगरपुर को। ठीक है, फिर है उदयपुर, राजस्थान का कश्मीर है ना। अब आप देखोगे राजस्थान का कश्मीर उदयपुर, लेकिन आगे लिखा हुआ है पूर्वी, है ना, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, तब क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा, है ना। अपने राजस्थान का कश्मीर पढ़ते हैं और पहले ऑप्शन होता है उदयपुर, और अपने करके आ जाता है। वो भी पूर्वी राजस्थान का पूछा है, तब आपको पता होना चाहिए पूर्वी राजस्थान का क्या रहेगा? अलवर रहेगा, है ना। फिर आपके झीलों की नगरी है, पूर्व का वेनिस है, फाउंटेन और माउंटेन की सिटी है ना। माउंटेन मतलब पहाड़ियां, फाउंटेन का मतलब फंवारे, है ना। फाउंटेन और माउंटेन की सिटी, माउंट आबू राजस्थान का शिमला है। सिरोही देवनगरी है। जैसलमेर गोल्डन सिटी है, स्वर्ण नगर है, झरोखों का शहर है ये। ठीक है, झरोखों का, इसको इसको शहर कहा गया है। ठीक है, राजस्थान का अंडमान कहा गया है, पंखों की नगरी कहा गया है, रेगिस्तान का गुलाब कहा गया है, म्यूजियम सिटी कहा गया है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अजमेर राजपुताने की कुंजी है। राजपुताने की कुंजी का मतलब क्या है? राजपुताने की कुंजी का मतलब है कि जिसको भी राजपुताने में शासन करना है, उसको अधिकार कहाँ करना पड़ेगा? अजमेर पर अधिकार करना पड़ेगा। इसीलिए जब मराठों की सत्ता थी तो उन्होंने भी अजमेर को महत्व दिया, अंग्रेजों की सत्ता थी उन्होंने भी अजमेर को महत्व दिया, और जब मुगलों की सत्ता थी राजस्थान में, तब भी उन्होंने अजमेर को महत्व दिया है। ठीक है, और इसीलिए आप देखो तो राजस्थान का एकीकरण हुआ, और एकीकरण के अंतिम चरण में जब अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया जाता है, तो राजधानी कौन बने, अजमेर बने या जयपुर बने, इसको लेकर के विवाद हो जाता है, क्योंकि अजमेर सदा से ही प्रमुख सूबा रहा हुआ था। ठीक है, तो राजस्थान की कुंजी है, राजस्थान का हृदय है ना। अंडों की टोकरी है, राजस्थान का नाका है, राजस्थान का मक्का है ना। राजस्थान का मक्का, इनको मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण कहा गया है। फिर जालोर है, जालोर को आपकी ग्रेनाइट सिटी कहा गया है। सन सिटी कहा गया है जोधपुर को, है ना। गोल्डन सिटी कहा गया है आपके जैसलमेर को। फिर मरुस्थल का प्रवेश द्वार है, जबकि राजस्थान का प्रवेश द्वार हम लोग देख कर आए हैं भरतपुर को कहा गया है। ठीक है, बीकानेर, बीकानेर को क्या कहा गया है? ऊन का घर है, उनका घर नहीं, ऊन का घर कहा गया है इसको। ठीक है, और इसको राती घाटी कहा गया है। ठीक है, राती घाटी बीकानेर में एक जगह है, और राती घाटी का एक युद्ध हुआ है। राती घाटी का हम लोग देख रहे हैं युद्ध रहा है, और उसमें मुगल कौन था? कामरान,
मुगल कामरान था और मुगल कामरान को इस युद्ध में पराजित किया गया था। बीकानेर का कौन शासक था? कौन? राव जेत सिंह। राव जेत सिंह हुआ करते थे। राती घाटी का युद्ध राव जेत सिंह वर्सेज कामरान, और कामरान को यहां से भागना पड़ा था। राती घाटी का युद्ध अपने पढ़ेंगे जब बात करेंगे आगे। फिर आप देखोगे प्रतापगढ़ को राधानगरी कहा गया है और गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा गया। बहुत बार सवाल आता है राजस्थान का अन्नागार कौन सा है, ठीक है। फिर राजस्थान का खजुराहो कहा गया है किसको? किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा गया है। बाकी बातें हम कल करेंगे।